हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग बिहेवियर ऑफ आरएलसी एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पर देखिए टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या क्या हो सकता है। तो वापस से वही जर्नी स्टार्ट करेंगे हम लोग जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली किया है कि सपोज करो ये टी इक्वल टू 0 पे क्लोज होता है, इस तरीके से आपको गिवन रहेगा। तो अगर मैं बोलूं कि टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हम क्या बोलेंगे कि भाई टी इक्वल टू 0 पे ही क्लोज हो रहा है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हमेशा फॉरएवर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी क्या रहेगा, क्लोज ही रहेगा। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्लोज रहेगा, और तब ये जो करंट फ्लो करेगा यहां पर, उसको हम क्या बोलेंगे, आई ऑफ इनफाइनाइट करंट। तो आई ऑफ इनफाइनाइट करंट क्या हो जाएगा, आई ऑफ इनफाइनाइट करंट हो जाएगा वी बाय आर। क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐसा प्राणी है जो जैसा उसको एक्ट कराओ, उसमें जैसा करंट फ्लो कराओ वैसा करंट फ्लो कर जाएगा। वो एकदम शांत बैठा है, वो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जैसे इंडक्टर और शॉर्ट सर्किट क्या है, सॉरी इंडक्टर और कैपेसिटेंस क्या है, थोड़े से नखरे दिखाते हैं। ये शॉर्ट हो जाएंगे, कभी ओपन हो जाएंगे। हमारे पास पहले से अगर एनर्जी है तो हम करंट सोर्स जैसा एक्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स जैसा एक्ट करेंगे, तो बहुत नखरे हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के क्या है, बहुत ज्यादा नखरे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी है, इनके पास क्या है, एनर्जी स्टोरेज करने की क्या बोल सकते हैं, एक शक्ति है। तो इस वजह से एल और सी हमेशा बिहेवियर चेंज करेंगे। ठीक है, चाहे वो ट्रांजिएंट हो चाहे स्टेडी स्टेट हो। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमें पता है कि इनफाइनाइट पे भी रेजिस्टेंस वैसा के वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब बात करें इंडक्टर, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत पहले जब डीसी पढ़ाया था। डीसी पढ़ाया था क्योंकि ये सारे सोर्सेस क्या है, डीसी तो है। अभी एसी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, एसी ट्रांजिएंट पढ़ रहे हैं क्या, एसी ट्रांजिएंट एनालिसिस तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेस है वो क्या है, एसी सोर्सेस, सॉरी डीसी सोर्सेस है। तो डीसी सोर्सेस अगर है तो डीसी में मैंने बताया था कि इंडक्टर एक्ट एज अ, क्या करता है, जब भी व्हेनेवर वी गिव द डीसी टू द इंडक्टर इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्क्यूट एट स्टडी स्टेट। मैंने बोला था स्टडी स्टेट बोलना जरूरी है। तो यहां पर टी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, स्टडी स्टेट ही तो हुआ है ना। टी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, स्टडी स्टेट हुआ। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि कभी भी किसी सर्क्यूट में, किसी नेटवर्क पे लंबे समय तक इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट, तो सबसे पहले तो मैं बोलूं कि जो इनफाइनाइट है वो क्या है, असल में स्टडी स्टेट है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट मतलब कि लंबा समय, है ना। और किसी सर्किट पे इंडिपेंडेंट सोर्स अगर लॉन्ग टाइम तक लगा रहे, तो वो क्या बिहेव करता, लॉन्ग टाइम तक अगर लगा रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर सोर्स है, और अगर देखो यहां पर भी देखो सोर्स क्या हुआ, लंबे समय तक लगा रहा है ना, लंबे समय तक लगा रखा है, तो उसको स्टडी स्टेट बोल देंगे। सिमिलरली यहां पर अगर टी इक्वल टू 0 पे क्लोज होता है और इनफाइनाइट पे अगर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये थोड़ी देर के लिए इसमें ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, और टी इक्वल टू 0 पे क्लोज करेगा और इनफाइनाइट पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, मतलब ये करंट पास करेगा। तो VL ऑफ टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, याद आ रहा है कुछ। और आई ऑफ इनफाइनाइट हमेशा किसी भी टाइम के लिए करंट क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो करंट यहां पर क्या रहेगा, आई, और आई मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको 2 वोल्ट 3 वोल्ट कर दूं तो असल में ये क्या है, असल में ये हमारा, इसको अगर मैं 2 एम्पेयर ले लूं तो ये हमारा क्या है, 2 बाई डी टी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर वी एल, और टाइम कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट वाला, तो टी ऑफ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज अगर 0 है, इसका मतलब ये बिहेव कैसा करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आपको क्लियर है, ये ऑलरेडी मैं स्टेटमेंट लिखवा चुका हूं बेसिक्स में जब डीसी पढ़ाया था इंडक्टर वगैरह के टाइम पे। सिमिलरली इस कैपेसिटेंस की बात करें और 2 वोल्ट का अगर वोल्टेज रहे और टी इक्वल टू 0 पे क्लोज होता है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी क्या रहेगा, फॉरएवर क्लोज ही रहेगा। तो यहां पर अगर हम लोग आईसी, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज 2 वोल्ट रहा, सेम वोल्टेज, तो हम ये बोल सकते हैं कि आईसी ऑफ टी इक्वल टू सी डीवी बाय डी टी, है ना, और वोल्टेज क्या है, 2 वोल्ट ही है। तो यहां पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि टी आईसी इनफाइनाइट पे क्या हो गया, 0। करेंट अगर कहीं पर 0 है किसी सर्किट में
तो कैसा बिहेव करता है वो, ओपन सर्किट जैसा, ओपन सर्किट जैसा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई चाहे तो अलग टर्मिनोलॉजी से भी समझ सकता है, जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर एनर्जी से आप रिलेट करेंगे इसको तो एनर्जी से भी समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं एनर्जी से समझाने की कोशिश करूं तो देखिएगा, एनर्जी क्या होती है इंडक्टर में, हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर ये स्टडी स्टेट पे पहुंच गया है, इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हो गई है आपकी, कांस्टेंट हो गई है। स्टडी स्टेट पे इंडक्टर पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, वो बकेट वाला एग्जांपल याद है ना, पूरी बकेट भर चुकी है। अब कोई पॉसिबिलिटी है कि उस बकेट के अंदर पानी की अगर पूरी भर गई है तो नहीं पॉसिबिलिटी है, मतलब बकेट पूरी तरीके से भर गई है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है। एनर्जी कांस्टेंट का मतलब, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है, तो करंट कांस्टेंट। अब करंट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। मतलब ये बोल सकते हैं कांस्टेंट, या फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर कांस्टेंट, कुछ भी बोले, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू पे फॉरएवर है ना। कैसे एनर्जी, बकेट भरी भरी भरी, उसके बाद एक कांस्टेंट पे मेंटेन कर गया, है ना। आपके घर में जो बाथरूम में बकेट रखी वो कैसे भरती, धीरे 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 भरती, जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उसके बाद एक कांस्टेंट पानी उसमें बना रहता है, अनटिल अनलेस जब उसको खाली नहीं करो आप, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है, करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेफिनेशन अगेन 0। तो इस तरीके से एनर्जी से भी बात कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी से भी समझा सकते हैं। इधर पे अगर देखें तो WC इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अगर एक वक्त के बाद इनफाइनाइट टाइम पे एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है कैपेसिटर के अंदर, इसका मतलब है कि यहाँ पर वोल्टेज भी कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी वोल्टेज पर डिपेंड करती है। वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज का डेफिनेशन, कांस्टेंट का डेफिनेशन 0, तो करंट आपका क्या हो गया, 0। इसका मतलब ओपन सर्किट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं समरी करूं यहां पे, तो ये है एलिमेंट और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, तो रेजिस्टेंस तो क्या रहेगा, रेजिस्टेंस का बिहेवियर तो रेजिस्टेंस जैसा ही रहेगा, R का R ही रहेगा, ठीक है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसमें क्या हो जाएगा, इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब आप बोलोगे सर इनिशियली जैसे हम लोग t इक्वल टू 0+ पे देखते थे कि इनिशियली कोई करंट रहा तो क्या होगा, तो वो मैंने क्या बताया था वहां पे कि जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स होते हैं वो टेम्परेरी सोर्सेस है, तो स्टडी स्टेट पे जाके तो टेम्परेरी सब खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर वो दो जो एक्स्ट्रा केस हमारे t इक्वल टू 0+ पे बनते हैं, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे वो दो एक्स्ट्रा केस नहीं बनेंगे, ठीक है। यहां पे सिंपली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा t इक्वल टू इनफाइनाइट वाला टेबल, और t इक्वल टू 0+ वाला टेबल भी आपको ध्यान रखना है, ये t इक्वल टू 0+। ये 2 पेजेस इतने पूरे डिस्कशन में अभी तक के ट्रांजिएंट में ये 2 पेजेस ही काम के हैं, बट ये मैं डायरेक्टली अगर लिखवा देता तो आपको समझ नहीं आता, इस वजह से डेरिवेशन करा करा के मुझे बताना पड़ा। अच्छा, अब आगे का रोड मैप किस तरीके से हमारा सेट होगा उसको बता देता हूं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले मोटरसाइकिल वाला एक एग्जांपल लिया जिसमें एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, है ना, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उस चक्कर में हमने पूरी स्टोरी गढ़ी थी, और वहां से हमने पूरा ट्रांजिएंट का एक एनालिसिस ड्रॉ किया था। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की कुछ कंडीशन थी, स्टडी स्टेट की कंडीशन थी, वो सब देखी। उसके बाद हमने देखा कि RLC का बिहेवियर चेक किया, क्योंकि हमें पता है कि एक बार बिहेवियर इन तीनों का अलग अलग चेक कर लेंगे, तो क्योंकि कोई भी नेटवर्क या कोई भी सर्किट RLC से ही बना रहेगा, है ना, इन्हीं एलिमेंट से बना रहेगा। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का t इक्वल टू 0+ पे बिहेवियर चेक कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, सिमिलरली t इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैसे एक्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट एक्ट करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ देख लिया। अब हम देखेंगे एक्चुअल एनालिसिस, और थोड़ा सा थ्योरी बाकी है। देखिए थ्योरी अब ऐसा नहीं है, थ्योरी के कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा बाकी है, मुझे एक टाइम कांस्टेंट के बारे में बताना है बहुत अच्छे से, बाकी सारे के सारे आप न्यूमेरिकल से ही देखेंगे। तो अब देखो आगे की कहानी, पूरा ट्रांजिएंट अब किस तरीके से पढ़ने वाला है, ये तो एक छोटा सा फाउंडेशन हो गया। अब किस तरीके से पूरा ट्रांजिएंट का रोड मैप होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे कि किस तरीके से चीज़ें घटित हो रही है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेते हैं, चलो ये कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि आपको अगर नेटवर्क और सर्किट गिवन रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मेथड में बताऊंगा जिसको हम लोग ज्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे। एक मेथड होती है इस नेटवर्क और सर्किट को सॉल्व करने के लिए, CF प्लस PI मेथड, CF प्लस PI मेथड। ये CF PI आपने कहाँ सुना है, मैथमेटिक्स में सुना है,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करते थे तो आपको कंप्लीट रिस्पांस देखने को मिलता था। कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दें या कंप्लीट कुछ भी बोल दें, कंप्लीट रिस्पांस बोल देते हैं, कंप्लीट रिस्पांस। तो कंप्लीट रिस्पांस किसके बराबर है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का समेशन होता है। तो हम जनरली मैं अपनी ओल्ड सीरीज की बात करूं या ऑफलाइन क्लासेस की बात करूं, ये मेथड में नहीं पढ़ाता हूं, बट इस बार ये मेथड इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर CFPI वाली मेथड से भी कैसे सॉल्व होता है, वो एक बार बता दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, एक RL सर्किट लूंगा और उसके ऊपर CF और PI मेथड से इस सर्किट को सॉल्व करूंगा और इसको बोलेंगे हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन, ये क्या होगा? हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस ही होगा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, है ना, ये मैं एक RL सर्किट को और इसको टाइम डोमेन एनालिसिस करते टाइम पे इसके साथ ही मैं किसकी इंफॉर्मेशन दूंगा? टाइम कांस्टेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस सब के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला केस में क्या करूंगा, एक RL सर्किट लूंगा, CFPI से टाइम डोमेन एनालिसिस करूंगा, टाइम कांस्टेंट का भी थ्योरेटिकल वर्जन आपको बताऊंगा और एक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। उसके बाद सेकेंड मेथड पे आएंगे हम लोग। सेकेंड मेथड से वापस से नेटवर्क और सर्किट कोई भी जो भी सॉल्व करना रहेगा, लेट अस सपोज यहाँ पे वापस से मैं ये जो RL सर्किट है वापस से लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करूंगा। बट यहाँ पर देखो सिर्फ RL ही नहीं लूंगा, डिफरेंट अलग अलग केसेस लूंगा। तो अल्टीमेटली ये इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग, इस वाली मेथड को बोलते हैं 3 स्टेप सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग? 3 स्टेप सॉल्यूशन। 3 स्टेप सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी नेटवर्क अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। कितनी स्टेप में सॉल्व करेंगे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। और अगर मैं बात करूं यहां पर कितने केसेस डिस्कस करूंगा? मॉडल केसेस। मॉडल जो देखिए मॉडल में मैं क्या करता हूं कि स्टैंडर्ड केसेस डिस्कस करता हूं, तो यहां पर 4 मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, ठीक है। 4 मॉड्यूल या मॉडल जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो, 4 मॉड्यूल यहां पे डिस्कस करूंगा। अब 4 मॉड्यूल कैसे हो जाएंगे? RL हो जाएगा, RC हो जाएगा, फिर RL और RC के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। अब ये कौन सा है? ये भी हमारा क्या है? टाइम डोमेन एनालिसिस ही है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? टाइम डोमेन एनालिसिस ही बोलेंगे, टाइम डोमेन, बट इसको थोड़ा सा अलग मेथड से करेंगे। अब देखिए आपके पास 2 टाइम डोमेन मेथड है, एक तो CFPI वाली मेथड है और एक मेथड जो मैं आपको स्टेप 1, 2 और 3 में कराऊंगा वो वाली मेथड है। अब आपको जनरली गेट में क्या करना है? गेट में किसको अडॉप्ट करना है? 98% टाइम इसको ही इसी से सॉल्यूशन करना है गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन क्या है हमारा? गेट एग्जामिनेशन MCQ वाला एग्जाम है जहां पर हमें कन्वेंशनल के नंबर नहीं मिलते, स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते, हमें आंसर के नंबर मिलते हैं। इस वजह से ये जो स्टेप 1 और 2, 3 प्रोसेस में जब इसको करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसान लगेगी यहां से। तो हमें गेट के पेपर में 98% न्यूमेरिकल्स इसी मेथड से सॉल्व करना है, 3 स्टेप सॉल्यूशन मेथड से, ठीक है, जिसमें स्टेप 1, 2, 3 बहुत लाजवाब मेथड है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब आप बोलोगे सर ये भी टाइम डोमेन है, ये भी टाइम डोमेन है, तो फिर किसको अडॉप्ट करें? ये जो CFPI वाली मेथड है ये कन्वेंशनल के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कन्वेंशनल में क्या होता है? स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। कन्वेंशनल में अगर एक नेटवर्क आता है तो वहां आंसर मैटर तो करता है, बट उसके साथ साथ आपकी जो स्टेप्स है वो भी बहुत मैटर करती है। तो CFPI से वहां पे क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। आप क्वेश्चन इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे, बट हो सकता है मेजोरिटी ऑफ जनता जो है वो इससे करेंगे और आपने अगर CFPI से किया तो थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो कन्वेंशनल अप्रोच के लिए CF और PI को यूज करते हैं, बट आप कन्वेंशनल में ये भी करोगे तो ऐसा नहीं कि नंबर कटेगा, बट ये करोगे तो एक आध नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस है। तो आपको आपके नॉलेज में दोनों मेथड आना चाहिए कि हाँ दोनों मेथड CFPI किस तरीके से हो रहा है, बट मैं सिर्फ इसका एक ही केस डिस्कस करूंगा, उससे सिर्फ CF और PI बताऊंगा, अदरवाइज बाकी कहीं पर भी CFPI का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। समझ में आया? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। मेरे पुराने लेक्चर देखोगे तो ये चीज मैंने नहीं करवाई है, क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट का डिमांड सर CFPI भी कुछ होता है क्या, तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने एक केस डिस्कस कराने का यहाँ पे फैसला किया है, ठीक है। और उसी के साथ में मैं टाइम कांस्टेंट भी आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट कौन सी मेथड है? ये है हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड। कौन सी है? दैट इज लैपलास। लैपलास इसको बोलते हैं हम लोग हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन।
फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो लैप्लास अलग से पढ़ाएंगे, कैसे लगेगा, कहां पे लगेगा और कितने, और लैप्लास से हमें सिर्फ और सिर्फ 2% क्वेश्चन लैप्लास से सॉल्व करना है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हम लोग लैप्लास से सॉल्व करेंगे तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, और 90% क्वेश्चन हमें किससे सॉल्व करना है, हमारी 3 स्टेप मेथड से। ठीक है, और इसको काय के लिए रखना है, इसको सिर्फ समझने के लिए कॉपी में नोट्स बनाए रहने देना। ये कभी आपको कभी कोई इंटरव्यू या इस तरीके से आगे कभी काम आए अपने एग्जाम में किसी भी, तो एक काम का एनालिसिस रहेगा, मतलब आपके जानकारी में रहेगा, इस वजह से ये करवा रहा हूं। अदरवाइज ये नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूरा नेटवर्क इस तरीके से चलेगा। पहले क्या बताऊंगा, एक आरएल सर्किट लूंगा, सीएफपीआई का एनालिसिस करूंगा, टाइम डोमेन एनालिसिस करूंगा, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशंस बताऊंगा और इस तरीके से पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद 3 स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1 2 3, इसमें पहले में 4 स्टैंडर्ड मॉड्यूल बना दिए। अगर ये 4 मॉड्यूल समझ गए उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ये 4 मॉड्यूल के बाद मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप देखोगे कि इस 3 स्टेप सॉल्यूशन से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपके 98% क्वेश्चन उसी से खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस भी आएंगे, वो स्पेशल केसेस भी मैं इसी के अंदर डिस्कस करूंगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग लैप्लास की, और लैप्लास में भी, ये लैप्लास को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, और लैप्लास में सिर्फ 2% क्वेश्चंस होंगे जो लैप्लास से सॉल्व करेंगे। क्योंकि गाइस आपका जो एग्जाम है, हम लोग गेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो गेट की तैयारी में आंसर मैटर करता है, आपकी स्टेप्स मैटर नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, 98% क्वेश्चंस, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप तो हो सकता है गेट में ऐसा क्वेश्चन हो जो सेकंड स्टेप से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपका, थर्ड स्टेप पे ही हो जाए, फर्स्ट स्टेप पे ही सॉल्यूशन आ जाए आपका, तो पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट रिस्पांस हो सकता है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े। इस वजह से ये मेथड बहुत सुपर्ब है, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इस पूरे रोड मैप में हम ये पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे, इसका 4 मॉड्यूल के बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस भी देखेंगे, न्यूमेरिकल के बाद कुछ यहीं पे स्पेशल केसेस भी देखेंगे, स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस, और उसके बाद हम लोग लैप्लास की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस का मैंने रोड मैप बता दिया और इस तरीके से चलने वाला है, ताकि ये फोटो आपके पास रहेगा तो आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे कि क्या चीज क्यों चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, पहले सीएफपीआई वाला पोर्शन खत्म कर देंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में ये चालू करेंगे, फिर 4 मॉड्यूल और फिर देन लैप्लास, देन ट्रांजिएंट फिनिश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब तक जितना अभी तक हमने t=0+ और t=0 इनफाइनाइट पे जितना भी हमने एनालिसिस किया आरएलसी का, वो बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, बहुत अच्छे से एक बार करके देख लो, एक बार डेरिवेशन करके देख लो। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसान लगे चीजें। नहीं तो कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं कि यार t=0 पे शॉर्ट होगा, ओपन होगा, शॉर्ट होगा, इस तरह में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए थ्योरी जो अभी तक पढ़ा दी है उसको बहुत अच्छे से कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग CFPI मेथड विथ RL सर्किट। ओके, थैंक यू।